सो हाय एवरीवन, मैं हूं निखिल। आप देख रहे हैं रैंडम नॉलेज और आज मैं सॉल्व करने वाला हूं यूपी पीजीटी का 2013 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने आपको सिलेबस दिखाया था। एक बार फिर मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। तो जो सिलेबस है यूपी पीजीटी का वो कुछ इस तरीके का है। ये हिंदी में सिलेबस है जिसमें यांत्रिकी, ताप भौतिकी, भौतिक प्रकाशिकी, विद्युत स्थैतिकी, चुंबक स्थैतिकी, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकत्व, चुंबकत्व प्रत्यावर्ती धारा और प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो में मैंने बाकायदे इंग्लिश में भी आपको सिलेबस दिखा दिया था। ठीक है, आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम सॉल्व करेंगे 2013 का यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं 1 घंटे ही सॉल्व करूँगा क्योंकि लगातार आप अगर इतनी देर पढ़ रहे हों तो आपका उतनी देर ही माइंड कंसंट्रेट रहेगा। इसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ी रेस्ट की आवश्यकता हो। तो हो सकता है कि 20-25 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएँ। और सिर्फ 20-25 ही क्वेश्चन क्यों सॉल्व होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी बताऊँगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो 2013 में था वो था द रोल ऑफ हीलियम एटम इन हीलियम नियॉन लेज़र। तो उसका क्लियर कट आंसर तो ये है कि हीलियम जो एटम होता है वो एनर्जी सप्लायर का काम करता है। ओके, एनर्जी सप्लायर का काम करता है। और जो एक्टिव मीडियम होता है हीलियम नियॉन लेज़र में वो होता है नियॉन का। तो जो नियॉन होता है वो हमारा एक्टिव मीडियम होता है और हीलियम जो होता है वो एनर्जी सप्लायर का काम करता है। अब 2003 या 2006 में एक और क्वेश्चन आया था कि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो जो लैम्डा वैल्यू होती है हीलियम नियॉन लेज़र की वो होती है 632.8 नैनोमीटर। ओके, दूसरी बात, हीलियम ही क्यों यूज़ होता है, उसका रीज़न ये है वाई हीलियम। ओके, उसका रीज़न ये है कि हीलियम में मेटा स्टेबल स्टेट होती है और जो मेटा स्टेबल स्टेट की एनर्जी होती है वो लगभग मैच करती है अपर एनर्जी लेवल ऑफ नियॉन एटम। ओके, गॉट इट। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आया था कि हीलियम नियॉन लेज़र में जो रेशियो होता है हीलियम और नियॉन का वो कितना होता है। अब ये परसेंटेज में भी आ सकता है या बाई पार्ट्स भी आ सकता है। मोस्टली बाई पार्ट्स पूछा जाता है। तो जो रेशियो होता है तो 10 पार्ट हीलियम होता है और 1 पार्ट नियॉन होता है। अगर परसेंटेज ये पूछते हैं तो आप बोल सकते हो कि 80 से 90% तक हीलियम होती है, हीलियम लिखना था यहाँ पे, और जो आपकी 10 से 20% तक नियॉन होती है। अगर परसेंटेज में आता है तो आप लगभग ये लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफ़र का फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र। ओके, अब ये हीलियम नियॉन लेज़र अगर आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें सारा होगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उस फिनोमेना को रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये एक बार आया हुआ है कि उसकी लैम्डा वैल्यू कितनी है 632 नैनोमीटर, और दूसरा कि किस रेशियो में हीलियम और नियॉन होते हैं। क्यों हीलियम यूज़ होता है ये कभी आया नहीं है, और रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र बोलते हैं ये भी नहीं आया है, लेकिन आप याद कर सकते हो। ओके, ये याद रखना है कि एक्टिव मीडियम है आपका नियॉन और एनर्जी सप्लाई है आपका हीलियम। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ पहला, एनर्जी सप्लाई। दूसरा क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर का जो फार्मूला है वो आप वर्क इज इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम, या पावर को लिख सकते हो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क एक तरीके की एनर्जी है, एनर्जी का जो हमारा फार्मूला होता है डायमेंशन का वो ml² T-2 होता है, वो हमेशा याद रखिएगा। नीचे T आ गया तो जो हमारा पावर का डायमेंशन हो गया वो हो गया ml² T-3। ओके, यानी ml² T-3 थर्ड। ओके, कुछ हैं जो याद रखिएगा, जैसे आप एनर्जी का याद रखिएगा ml² T-2, आप वेलोसिटी का याद रखिएगा L-T-1। ये कुछ याद रखेंगे ना तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। बाकी तो आप निकाल सकते हो एनर्जी का भी mc² से या किसी दूसरी तरीके से mgh से। तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। यह है द पार्टिकल्स हैवियर देन न्यूक्लियंस और कॉल्ड। अब इसमें
आप हाइपेरॉन्स और मेसॉन्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। ग्रेविटॉन्स तो वैसे ही मासलेस होते हैं, तो आप इसको हटा ही दीजिए। लेप्टॉन्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आते हैं। और बहरहाल मैं आपको एलिमेंट्री पार्टिकल बता ही देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो दो तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के बेसिस पे देखें तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मास के बेसिस पे आप एलिमेंट्री पार्टिकल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू मास, ओके। अगर हम मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिवाइड करें तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ओके। पहला ले लेते हैं हम लाइट पार्टिकल्स, दूसरा इंटरमीडिएट मास, और तीसरा हैवी पार्टिकल्स, ओके। हैवी पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स में आपके लेप्टॉन्स आ जाते हैं, ओके। जो आपके लाइट में आते हैं वो आते हैं आपके लेप्टॉन्स। आपको पता भी है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फार्मूला में उसको निग्लिजिबल भी मान लेते हैं। इंटरमीडिएट मासेस में आपके आते हैं मेसॉन्स, ओके। आपके इंटरमीडिएट मास पे आते हैं। और जो हैवी पार्टिकल्स में आते हैं उसमें आपके आते हैं बैरियंस, गॉट इट। अब बैरियंस में अगर आप देखोगे तो बैरियंस का 2 पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियॉन और एक होता है हाइपेरॉन्स। और हाइपेरॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियन से हैवी होते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है हाइपेरॉन, ठीक है। अब ये तो एक छोटा आंसर हो गया, आप डायरेक्टली हाइपेरॉन्स लिख करके आना, लेकिन ये तो हो गया मास के अकॉर्डिंग इनका डिवीज़न। लेकिन अब दूसरे डिवीज़न भी आ सकते हैं, तो एक काम करते हैं दूसरे डिवीज़न भी देख लेते हैं जो कि होता है स्पिन के बेसिस पे, ओके। तो एक बार फिर डिवीज़न देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, और इस बार स्पिन के बेसिस पे देखते हैं। तो पहले जो हैं वो हैं हमारे फर्मियंस, और दूसरे हैं बैरियन, सॉरी बोसॉन्स। कौन से हैं? बोसॉन्स। अब नाम कैसे पड़ा है? ये फॉलो करते हैं हमारी फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स, सॉरी डी को कैपिटल लिखना चाहिए था, साइंटिस्ट हैं। फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स। और जो बोसॉन्स होते हैं वो हमारे फॉलो करते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ओके। मैं इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, ठीक है। जो फर्मियंस होते हैं वो होते हैं हाफ इंटीजर, इनके स्पिन यानी हाफ इंटीजर होती है। और जो बोसॉन्स होते हैं इनकी जो स्पिन होती है वो होती है इंटीजर, ओके। हाफ इंटीजर स्पिन, ओके। तो ये स्पिन के बेसिस पे इनका डिवीज़न है। अब फर्मियन 2 तरीके के, पहला लेप्टॉन्स और दूसरा पढ़ ही चुके हैं हम बैरियंस। लेप्टॉन्स में 3 आते हैं, जिसमें हमारे, मैं एंटी पार्टिकल नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्टिकल ये लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है म्यूऑन, सॉरी मेसॉन्स और टाउऑन, ओके। बैरियन में फिर आपके 2 कैटेगरी आ गई जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक हो गया न्यूक्लियॉन और हाइपेरॉन्स। न्यूक्लियॉन में आपके 2 आ गए, आपको न्यूक्लियॉन्स पता ही हैं, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। हाइपेरॉन में आपके 4 आते हैं, लैम्डा, आपका सिग्मा, आपका कैस्केड, साई कैस्केड और आपका ओमेगा, ठीक है। बोसॉन्स में आपके आ जाते हैं फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स। इसके बाद आ जाते हैं आपके
सॉरी, मैं यहाँ म्यूऑन बोल गया, मेसॉन्स बोल गया था, ये म्यूऑन है, ये मेसॉन्स नहीं हो सकता। मेसॉन्स कैसे होगा, ये म्यूऑन था, म्यूऑन्स। यहाँ हो आएगा आपका मेसॉन्स। और मेसॉन्स आपके फिर 3 प्रकार के होंगे, पाइऑन, केऑन्स और ईटा मेसॉन्स। ओके, तो ये हो गए हमारे स्पिन के बेसिस पे। इनका कैटेगरी किस बेसिस पे है, स्पिन के बेसिस पे है, और इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो था आपका मास के बेसिस पे। ओके, तो ये आपके इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 4th पे। इन्हें अब इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा। ओके, इन्हें रैम्सडेन आईपीस रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस शुड बी। फोकल लेंथ का रेशियो क्या होना चाहिए। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि रैम्सडेन आईपीस क्या है। रैम्सडेन आईपीस एक्चुअली यूज़ होता है हमारा टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ये एक तरीके का आईपीस है और कुछ बेनिफिट होते हैं जिसकी वजह से हम रैम्सडेन आईपीस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्हें यूज़ कहाँ करते हैं। तो इनको कहाँ यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप्स में, सॉरी, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप में। ओके, फिर आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी क्वेश्चन आया है वो कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड आया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसका कंस्ट्रक्शन याद रखना है, कंस्ट्रक्शन कैसा है। ओके, सबसे पहली बात कि लेंस कौन से यूज होते हैं। तो इसमें यूज होते हैं 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। डन। प्लेनो कॉन्वेक्स क्या है वो मैं बता दूँ, एक साइड प्लेन होगा और दूसरी साइड कॉन्वेक्स होगा। ओके, कई बार आप जब आई पीस देखोगे तो हो सकता है आपको ऊपर से ऐसा फ्लैट दिखाई दे, लेकिन ये ऐसा दिखाई दे। ओके, लेकिन वो प्लेनो कॉन्वेक्स ही होते हैं दोनों की दोनों। ओके, सेकंड, इन दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो सेम होती है, सेम फोकल लेंथ। अब जो क्वेश्चन आया है वो इसी पे आया है कि उन दोनों की फोकल लेंथ का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि यानी इसका आंसर जो है वो पहला है 1:1, क्योंकि सेम फोकल लेंथ है। तीसरा जो कंस्ट्रक्शन का मेन पार्ट है वो है ये है कि जो आईपीस है उसमें जो लेंसेज में जो कॉन्वेक्स साइड है वो फेस टू फेस होती है, यानी जो कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड फेस ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको इंटरनली देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए होंगे। जो भी एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस होगा वो दोनों एक दूसरे की तरफ कॉन्वेक्स साइड फेस कर रही होगी, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है कि जो सेपरेशन है दोनों लेंसों के बीच की, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसे भी आपको याद रखना है। सेपरेशन जो है बिटवीन द लेंसेज वो कितनी है, ये है आपकी 2/3 ऑफ फोकल लेंथ। ओके, 2/3 ऑफ फोकल लेंथ। गॉट इट। इसमें आपको कौन सी 3 चीज़ें ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। पहली बात कि दोनों ही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं। दूसरी बात, दोनों की सेम फोकल लेंथ है जो कि क्वेश्चन आया है, और उनके बीच जो सेपरेशन है वो 2/3 है आपके फोकल लेंथ का। ओके, तो आपको ये 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन नहीं आया लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर की फीचर क्या है कि हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। की फीचर क्या है। ओके, पहला की फीचर ये है कि अगर हम सिंपल आईपीस से कंपेयर करें तो इसमें क्रोमेटिक ऑपरेशन कम होता है। इट हैज़ लेस क्रोमेटिक
aberration than simple eyepiece. ओके, सिंपल eyepiece. ओके, eyepiece को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपकी इमेज बनती है, इनलार्ज्ड इमेज, वो रियल होती है और दोनों लेंसेज के बीच में बनती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बीच में बनने से फायदा क्या है? प्रोड्यूसेस रियल इमेज बिटवीन टू लेंसेज। ओके, इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मेज़रमेंट करने के लिए जनरली माइक्रोस्कोप्स में क्रॉस वायर लगा रहता है। कभी कभी उसमें डायमेंशन भी होती है, mm में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो दोनों लेंसेज के बीच में आप एक क्रॉस वायर लगा सकते हो जिससे मेज़रमेंट आसान हो जाती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि दिस पीस अलाउ यूज़ ऑफ क्रॉस वायर फॉर मेजरमेंट। ओके, सो ये 3 की फीचर हैं जो आप याद रख सकते हो, इससे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इन 3 चीज़ों को तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? पहला 1/1 सेम फोकल लेंथ होती है दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज की। ओके, अभी आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 कॉइल हैं एंड दे हैव ए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 0.09 हेनरी. The average EMF induced in the secondary coil by a current change of 0 to 20 ampere in 0.006 सेकेंड इन प्राइमरी। ओके, तो जो आपका डेल्टा टी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.006 सेकेंड। आपका जो इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन, उसकी वैल्यू दी हुई है 0.09 हेनरी। ओके, एवरेज ईएमएफ पूछ रहा है सेकेंडरी में, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है वो क्या होता है? डेल्टा आई भी दिया हुआ है। डेल्टा आई कितना दिया हुआ है? 0 से 20 गया है, इसका मतलब आप 20 एम्पियर जो है डेल्टा आई है। ओके, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है -m di/dt। ओके, m दिया हुआ है आपका 0.09, di कितना है 20, dt कितना है 0.006 सेकेंड। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इन ज़ीरो को आप हटाओगे तो कितना पहुंच जाएगा? इसको लिख दो 9 × 20, ये हो गया 10 to the power -2। इसको 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power 3। सो बेसिकली ये 10 बचेगा। तो 3 × 9, 3 दूनी 6, ये हो गया 10, इधर हो गया ये 30 और इनटू यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 300 वोल्ट। तो आपका जो ईएमएफ आया वो कितना हो गया? 300 वोल्ट। तो आप फार्मूले कहीं पे एक साथ लिख सकते हो। जो ईएमएफ का फार्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो होता है -m di/dt। ओके, तो आपका आंसर कितना आया? 300 वोल्ट। तो शायद इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनमें से एक 300 होगा, तो ये सेकेंड या फर्स्ट जो भी कह लो आप, 300 वोल्ट वगैरह है आंसर है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ओके, अब आते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस थ्योरम विच कंडीशन इज करेक्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। ओके, क्लॉसियस थ्योरम क्या बताती है? क्लॉसियस थ्योरम आपको बताती है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ओके, तो जो क्लॉसियस इक्वेशन है आपकी, सॉरी यार मैं डबल एस लिख दिया। जो आपकी क्लॉसियस थ्योरम है वो बताती है आपका मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब अगर आपको सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स का लॉ याद है
तो बेसिकली आपको एंट्रोपी चेंज के बारे में बताता है। ओके, सो स्पेसिफिकली ये डील करता है आपके साइक्लिक इंटीग्रल को, जो क्वांटिटी होती है आपकी डी क्यू बाई टी, ओके, फॉर द सिस्टम विच इज़ अंडर गोइंग एनी थर्मोडाइनमिक साइकिल। अभी अगर आप रिवर्सिबल साइकिल की बात करो, ठीक है, ओके, अगर आप रिवर्सिबल साइकिल की बात करो तो आपको पता है कि हमारा जो एंट्रोपी होता है वो होता है स्टेट फंक्शन। ओके, हमारा पाथ फंक्शन नहीं होता है। तो अगर आप रिवर्सिबल साइकिल की बात करोगे और पूरे एक साइकिल की बात करोगे तो हमारा जो डेल्टा एस है वो जीरो होगा। करेक्ट, हमारा जो डेल्टा एस होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एंट्रोपी की स्टेट फंक्शन है। तो हमारा जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा डी क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू जीरो। ये मैं रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग थर्ड जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। लेकिन अगर आप इरिवर्सिबल साइकिल की बात करते हो तो इसमें डेल्टा एस जीरो नहीं होता। इसमें हमारा क्या बनता है इंटीग्रल, वो इंटीग्रल बनता है डी क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो। ओके, इट इज लेस देन जीरो। इसका मतलब जो हम ओवरऑल लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है डी क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट, लेकिन किसी में भी ऑप्शन में ये लिखा ही नहीं है लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। ओके, कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि रिवर्सिबल में जीरो होता है। आप उसको कांस्टेंट बोल सकते हो, ये अलग बात है कि उसको जीरो ही बोलना चाहिए, लेकिन वो लेस देन जीरो है। इसलिए हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो या तो सेकंड है और या फिर थर्ड है, दोनों ही सही हैं, इज़न्ट इट? तो या तो इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, और अगर आप याद रखना चाहते हो तो याद रखो रिवर्सिबल में ये इंटीग्रल जीरो होगा और इरिवर्सिबल में ये इंटीग्रल लेस देन जीरो होगा। ओके, अभी देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन ये पूछ रहा है द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट शोड दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक पार्टिकल, वेव, पार्टिकल एज वेल एज वेव, नन ऑफ द एबव। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो बिहेव करता है वो तो पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे उसका बिहेवियर के बारे में नहीं पूछा गया है। पूछा है कि डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में किस बिहेवियर को दिखाया गया था। इसका आंसर तो है वेव, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1927 में ये एक्सपेरिमेंट किया था डेविसन और जर्मर में, ठीक है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्यों था, इनका गोल क्या था, ये टेस्ट करना चाहते थे कि जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है वो कितना सही है। टू टेस्ट द लुईस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस that matter has wave like property, okay, has wave like properties। इसको वो टेस्ट करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, अब डिस्कवरी क्या की इन्होंने, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बीम ली, ओके, और उसको स्कैटर किया एक निकल क्रिस्टल से, ओके, और उन्होंने पाया कि उनको एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिला, ठीक है। और जब डायफ्रैक्शन पैटर्न में आपको पता है कि हम एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। अगर आप लैम्डा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालें जो डायफ्रैक्शन पैटर्न उनको मिला था, और जो डी ब्रॉगली ने दिया था एच बाई पी से, इन दोनों के लैम्डा को, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है या आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दोनों को कंपेयर किया तो ये दोनों सेम थे। इसका मतलब ये था कि जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। तो जो आपका आंसर है वो है सेकंड। ओके, अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन खैर बहुत ईजी है। इसमें दिया हुआ है 3 रेजिस्टेंस, जिसमें तीनों हैं पैरेलल कनेक्शन में।
एक है 12, दूसरा है 12, तीसरा है 6। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। 12 ले लेते हैं कॉमन, सो 1 प्लस 1 प्लस 2 1/r इज इक्वल्स टू 4/12 और r इज इक्वल्स टू 12/4। कितना हो गया? 3 ओम। 3 ओम तो दिया ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तीन ओम आंसर तो 3 ओम आ रहा है, 3 ओम ही होगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट होगा। ओके, इसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में है इफ वर्क फंक्शन इज 6 eV then the longest wavelength of incident radiation that can eject electron from that metal। ओके, आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की वो कंज्यूम होती है जो रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में प्लस वर्क फंक्शन में। अगर आपको Sc बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 5, अगर आपको लॉन्गेस्ट वेव लेंथ चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है ये मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, सिर्फ वर्क फंक्शन ही होगा, तब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। इसका मतलब है कि क्या काइनेटिक एनर्जी आपको 0 लेनी है। तो Hc बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टाइम बचाने के लिए आप ये जो Hc है इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो सेम टाइम पे। तो इसमें दिया हुआ है 6.624, जनरली 6.6 लेता हूँ मैं, लेकिन इसमें 6.624 दिया हुआ है। 34 इंटू सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। अब ईवी है तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको इस साइड लिख लेता हूँ मैं। सिक्स इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, यानी लैम्डा को लिख सकता हूँ मैं 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2062 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर देखा जाए तो आपका आंसर 3rd आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो आपको काइनेटिक एनर्जी 0 ले लेनी है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि फिर इसके लिए नहीं तो जगह नहीं रह जाएगी। 10th क्वेश्चन है कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। ओके, तो जो आपका एल वैल्यू दी हुई है वो दी है 0.5 हेनरी, जो ईएमएफ है उसका फ्रीक्वेंसी, सो ईएमएफ नहीं दिया हुआ, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। वो पूछ रहा है रेजिस्टेंस यानी एक्सेल पूछ रहा है। तो एक्सेल कितना होता है? ओमेगा एल। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। सो 2 इंटू 3.14, फ्रिक्वेंसी है आपकी 50, ये है आपका 0.5। 0.5 और 2 हो गया 1, 3 यानी 3.14 इंटू 50 बचा, जो कि हो गया 5 को 20, 5 कम 5 है 7, 5 हैं 15, एक जीरो लगा दो, 2 जीरो हटा दो, ये हो गया 157 ओम। हमारा जो एक्सेल आ गया वो आ गया 157 ओम, यानी इसका आंसर हो गया 3rd। ओके ओके, हाँ, तो एक्सेल अब साथ में ये भी देख लेते हैं। जो हमारा एक्सेल होता है वो होता है ओमेगा एल, और जो हमारा एक्सी होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। ओके, ये होता है हमारा कैपेसिटर की वजह से, कंडक्टेंस की वजह से, और दूसरा इंडक्टेंस की वजह से। अभी
ए सॉलिड आयरन बॉल इज हीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें पूछा है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। इनमें से एक चीज़ है जो एक्चुअली डिक्रीज होगी, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि सॉलिड आयरन बॉल है, उसको हीट किया जाता है, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज होगा। ओके, रेडियस है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है और डेंसिटी है। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से डिपेंडेंसी क्या है। ओके, क्योंकि डिपेंडेंसी ही ये बताएगी कि कैसे वेरी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस लेते हैं, एरिया लेते हैं और वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, अब सॉलिड आयरन बॉल है तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट। अब अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज देखना है यानी वेरिएशन देखना है तो मैं डेल्टा आर बाई आर को एक कांस्टेंट ले लेता हूँ। ओके, डेल्टा टी के वेरिएबल में। ठीक है, जब डेल्टा टी वेरी हो रहा है तो उसमें ये अल्फा डेल्टा टी वेरिएशन आता है डेल्टा आर बाई आर में। ठीक है, अगर यही वेरिएशन मैं एरिया में देखता हूँ, ओके, तो अगर डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कितना होगा 4 पाई 2 आर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी अगर हम इधर से निकालें डेल्टा आर बाई डेल्टा टी तो वो है हमारा अल्फ़ा आर, यानी कि 4 पाई 2 आर और अल्फ़ा आर। इसको लिख सकते हैं हम 2 और 4 पाई आर स्क्वायर अल्फ़ा। करेक्ट, 4 पाई आर स्क्वायर है हमारा ए, यानी ये हो गया 2 अल्फ़ा ए। करेक्ट, 2 अल्फ़ा ए को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा डेल्टा टी, इजंट इट। अब ये देखो अल्फ़ा डेल्टा टी है हमारा डेल्टा आर बाई आर, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा आर बाई आर, इजंट इट। इसका मतलब जो हमारा इंक्रीज होगा एरिया में वो हमारा रेडियस के इंक्रीज से ज़्यादा है, डबल है। ठीक है, ऐसे ही हम वॉल्यूम में देखते हैं कि वॉल्यूम में क्या होगा। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए नीचे कर देते हैं। वॉल्यूम को हमने रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। इससे अगर हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करें तो 4/3 पाई तो हो गया कांस्टेंट, ये आ गया 3 आर स्क्वायर और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब सिमिलर पूरा प्रोसेस अगर हम रिपीट करें, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी की जगह हम ये रखें अल्फ़ा आर तो ये आर क्यूब हो जाएगा और फाइनली हमारा आ जाएगा 3 अल्फ़ा वी। ओके, सिमिलरली हम डेल्टा वी बाई वी करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, जो कि इक्वल हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर के। इसका मतलब जो वेरिएशन होगा, जो इंक्रीज होगा वॉल्यूम में, वो 3 टाइम्स होगा डेल्टा आर बाई आर के। इसका मतलब एक बात तो पता चल गई, रेडियस में सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डबल और ट्रिपल होगा। डेंसिटी में इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज होगा, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारी मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की। अब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो भी 3 गुना हो रहा है, तो डेंसिटी हमारी क्या होगी, उसी रेशियो में घटेगी, यानी 1/3 हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब डेंसिटी तो घट रही है, वो बढ़ ही नहीं रही है। तो इस क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा गया है, वो भी मिनिमम, तो हम डेंसिटी को तो रूल आउट ही कर देते हैं क्योंकि वो घट रही है। तो सबसे कम किस में हो रहा है, रेडियस में। ओके, और बाकी में डबल और ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने से अच्छा है और छोटा कर देता हूँ। 12th क्वेश्चन में पूछ रहा है, इफ़ 3.6 ग्राम ऑफ मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फुल्ली,
देन इलेक्ट्रिसिटी दैट कुड बी ऑब्टेन्ड विल बी। ओके, ये सिंपल ई बराबर एम सी स्क्वायर वाला फार्मूला है, बट करना क्या है कि आपको किलोवाट आवर में सारे आंसर दिए हुए हैं, तो जो भी जूल में एनर्जी आएगी वो हमको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, सिर्फ ये करना है, ठीक है। सो ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर रखना है, ये हमें निकालना है। एम हमारा दिया हुआ है ग्राम में, तो हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। सी स्क्वायर यानी 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। ओके, सो 3.6 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 9 इंटू 10⁻16। मैं 3.6 को हटा क्यों नहीं रहा हूँ मैं बताऊँगा। 10⁻13। अभी 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, किलो को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 वाट, आवर को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3600, ये सेकंड। ओके, इतना जूल बन रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁵, करेक्ट, जूल। इसलिए मैं नहीं हटा रहा था, ये हमारा आंसर है जूल में। यानी हमारा जो, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये हमारा कन्वर्जन है। हमारी एनर्जी आ रही थी 3.6 इंटू 9 इंटू 10⁻13 जूल में। अगर इसको कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में तो हमें 3.6 इंटू 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻, यहाँ 5 है यहाँ 13 है तो 8 8 और 7 तीन गड़बड़ हो गई क्या। 9 इंटू 7 5 12, ओ 3.6 लिखा है ना मैंने, तो ये तो 6 हो गया ना, ये तो 6 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 7। 9 इंटू 10⁻7 किलोवाट आवर। ओके, यानी इसका आंसर है हमारा सेकेंड। ओके, 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर। ओके, एरिया, एरिया सुनने में वेक्टर लगता है, सॉरी स्केलर लगता है, लेकिन एरिया जो है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि कई बार हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब भी एरिया का वेक्टर हमें चूज़ करना होता है डायरेक्शन के लिए। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, या जो फ्लक्स है हमारा वो स्केलर है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फ्लक्स का जो हम फार्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं ई डॉट ए, इजंट इट। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है, क्योंकि ये ई और ए क्या हैं, ये हमारे मैग्नीट्यूड हैं, ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, तो ये हमारा स्केलर है। जो फ्लक्स है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमें जगह काफ़ी बच जाएगी। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हमें कोई भी एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यूज़ कर लेता हूँ जो थर्मल फ्लो वाला है, ठीक है, हीट फ्लो का। सो अगर हीट फ्लो का फार्मूला जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, जो हीट फ्लो होती है थ्रू एनी मटेरियल, थ्रू ए मटेरियल, वो क्या होती है, Q बाई टी इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डी। ओके, ये तो है हमारी हीट Q, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। K है जो हमारी वो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, K है वो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है। A हमारा एरिया है क्रॉस सेक्शन, डेल्टा थीटा हमारा जो चेंज है टेम्परेचर में वो है, D हमारी थिकनेस है, D हमारी थिकनेस है। ये फॉर्मूला है हीट फ्लो का थ्रू एनी मटेरियल। अब इसे हम K का फॉर्मूला कर लेते हैं। K इक्वल्स टू क्या हो गया, Q इंटू डी डिवाइडेड बाई T इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। एनर्जी, हीट एक एनर्जी है, तो इसको हम कर लेते हैं ml स्क्वायर T माइनस 2, मैंने आपको बोल रखा है, इसको याद कर लीजिएगा। D है हमारी थिकनेस, तो ये हो जाएगा L
टी है टाइम तो हो जाएगा कैपिटल टी, ए है एरिया तो हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर डेल्टा थीटा, थीटा को थीटा की तरह रख दिया है तो हम इसको थीटा को थीटा की तरह रख देंगे। ओके, मैं ब्रैकेट कभी लगाना भूल जाऊँ तो आप लगा लीजिएगा। एम एल स्क्वायर कैंसिल, एक एल बच जाएगा तो एम एल, टी नीचे से आएगा तो टी माइनस थ्री और थीटा आएगा तो ऊपर थीटा माइनस वन, तो क्या हो गया एम एल टी माइनस थ्री थीटा माइनस वन, तो ये हो गया थर्ड। ओके, एम एल टी की पावर माइनस थ्री थीटा की पावर माइनस वन। ओके, ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन हमेशा बहुत ही स्पेशल क्वांटिटी से पूछे जाते हैं, बहुत ही कम है कि सिंपल किसी का पूछा जाए। ओके, जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको सीधे फार्मूला ही याद करना है कि इसके लिए क्या है, बस ये याद रखिए। आपको एक तरीका बता देता हूँ तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी नज़दीक चीज़ें रखी हुई हैं उसको भी अच्छे से आपको दिखा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू जितना कम होगा उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी कम होगी, जितनी कम डिस्टेंस की चीज़ों को वो रिजॉल्व कर लेगा उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा है, इज़न्ट इट। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डी है वो हमारा नीचे होना चाहिए बजाय ऊपर के। तो अगर हम पहले को देखें तो ये है डी लैम्डा बाई लैम्डा, डी ऊपर है, इसका मतलब जो सेपरेशन है हमारा वो ऊपर है। अगर सेपरेशन बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, ये हो नहीं सकता। सेकंड वाला है उसमें सेपरेशन हमारा नीचे है, इसका मतलब जैसे जैसे सेपरेशन घटेगी रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। ये रेशियो सही है, ये रेशियो भी सही होना चाहिए, लेकिन इसमें लैम्डा भी नीचे है। इसका मतलब जो हमारा फार्मूला है वो आप याद रखिए कि रिजॉल्विंग पावर का जो हमारा फार्मूला है वो है लैम्डा डिवाइडेड बाई डी लैम्डा। ओके, ठीक है। बाकी रिजॉल्विंग पावर आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के देखने को मिल जाएंगे जिनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपको जनरली ये फार्मूला दिख जाएगा आर इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई डी लैम्डा, जहाँ पे जो डी लैम्डा है वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस है इन वेवलेंथ दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिस्टिंग्विश एज ए इफ दे आर सेपरेट्स विद ईच अदर। ओके, डी लैम्डा। अब अगर आपको रिजॉल्विंग पावर दिख जाए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू एन कैपिटल एन, जहाँ पे जो ये एन है वो है हमारा ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, और जो एन है वो है हमारा नंबर ऑफ लाइंस। ओके, ये रिजॉल्विंग पावर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। बाकी अगर नॉर्मल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पूछी जाए तो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला लैम्डा डिवाइडेड बाई डी लैम्डा है, जिसमें आपका जो डी लैम्डा है वो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है इन वेवलेंथ दैट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैन डिस्टिंग्विश एज सेपरेट्स। ओके, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज 100 एंगस्ट्रॉम इन वेवलेंथ इज। ओके, सो एनर्जी दी हुई है, तो एनर्जी पूछा है, वेवलेंथ दी हुई है। ओके, 16th क्वेश्चन। अभी आप इसमें थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, फार्मूला तो बहुत इजी है, एच सी बाई लैम्डा। अगर आप एच सी की वैल्यू याद रखते हो तो आसानी से निकाल सकते हो, बगैर हाल हम सिंपली निकालते हैं। 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा दिया हुआ है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 3×18 3×18 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 24 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 100। 19.8, ये 100 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 26, ये हो जाएगा 8। सो 19.8
8 आप इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -18, करेक्ट। इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं हम 20, करेक्ट, या 1.98 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल। 1.98 अप्रॉक्सीमेटली है हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल के, यानी हमारा जो फोर्थ है वो सही है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन अमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस, यानी ये इंटरनल रेजिस्टेंस है एमीटर का 0.006 ओम, सो दैट 25% ऑफ द टोटल करेंट वुड पास थ्रू अमीटर। ओके, पहले एक फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये अमीटर लगा हुआ है और ये आपकी कोई पावर सप्लाई है। अब इसमें हम कोई शंट रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं। मान लो शंट रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ स्मॉल आर, और जो अमीटर का रेजिस्टेंस है उसको ले लेता हूँ कैपिटल आर। यहाँ से जो टोटल करंट जा रही है वो मैं 100 मान लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो 100 टोटल करंट है। 100x लिखना चाहिए लेकिन मैं कॉमनली 100 लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। 25% टोटल करंट जानी चाहिए हमारी अमीटर से। ओके, यानी इस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर बना दें ताकि लिखने में आसानी हो। यहाँ जो करंट जा रही है वो 25 जाए, और यहाँ जो जाए वो ऑब्वियसली 75 बचेगी, करेक्ट। यही तो कह रहा है 25% जो है टोटल करंट की वो अमीटर के थ्रू पास हो, इतना शंट रेजिस्टेंस हमें लगाना है। आपको पता है कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, यानी जो हमारा V1 होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, वो V2 के इक्वल होगा जो कि हमारा अमीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब अमीटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है वोल्टेज, IR। I हमने मान ली है 75, R दिया हुआ है स्मॉल r। V2 के अक्रॉस हमारी करंट है 25, रेजिस्टेंस है हमारा कैपिटल R, स्मॉल r हमें निकालना है। इसको 25 यानी कैपिटल R डिवाइडेड बाई 3। कैपिटल R हमारा कितना है 0.006 डिवाइडेड बाई 3, यानी 0.002 ओम। ओके, अब कुछ मिसप्रिंट है इसमें, या तो ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 0.06 होगा और या फिर आंसर में 0.002 होना चाहिए, तो बेसिकली फोर्थ होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये आई थिंक 0.06 होगा। ओके, तो ये आ गया हमारा वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें लगानी पड़ेगी। ओके, अब आ रहे हैं 18th क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन है स्टार्टिंग एट स्टैंडर्ड कंडीशंस 3 kg ऑफ एन आइडियल गैस जिसका मोलर मास है 28 kg पर किलो मोल। यूनिट पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि kg दिया हुआ है या किलो मोल दिया हुआ है, क्योंकि आप जब मोल में कन्वर्ट करोगे तो आपको ध्यान देना होगा। इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड to 1/5 of its original volume, find the change in entropy। इंट्रोपी को एंट्रोफी लिख दिया, एंट्रोपी ऑफ गैस। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ, ठीक है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चलो यहाँ पे आइसोथर्मली कंप्रेशन लिखा हुआ है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है वो, लेकिन अगर वो आइसोबारिक बोल दें या मान लो आइसोकोरिक बोल दें तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो मैं आपको तीनों फार्मूले पहले बता देता हूँ कि चेंज इन एंट्रोपी के लिए फार्मूले डिफरेंट क्या होंगे, ठीक है। तो पहले अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस होता है NR ln P1/P2 अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, और NR ln V2/V1 क्योंकि P और V में प्रोपोर्शनैलिटी है इस वजह से V2/V1। ओके, ये है अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है जो हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए। अब अगर आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक हीट कंसीडर करनी पड़ेगी। तो सेकंड, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो, ठीक है,
अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो हमारा डेल्टा एस होगा एन सी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे एल एन टी टू बाई टी वन। ओके, सिमिलरली अगर हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हमारा डेल्टा एस होगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। गॉट इट। अभी अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा एस जीरो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो हम एक बार क्वेश्चन में एक बार देख चुके हैं। अभी एक कंबाइंड फार्मूला है जो लंबा सा है, जिससे एक्चुअली ये सब डिराइव हुए हैं, लेकिन उस पर चिंता मत करिए क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी ही आने वाला है। तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने फार्मूला से, ठीक है। तो हमें निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस में और हमारे पास V चेंज दिया हुआ है। सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम चेंज है वो 1/5 हो जा रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम का, यानी जो हमारा डेल्टा एस है वो हमें लिखना है एन आर एल एन 1/5 V1 अपॉन V1। सो V1 V1 कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली 1/5 बचेगा। अब हमें n निकालना है। n क्या होता है? n होता है हमारा स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। स्मॉल m हमारा कितना है? 3 kg, 3 डिवाइडेड बाई 28 kg पर किलो मोल। ओके, इसको पर मोल में चेंज करना होगा तो हमारे मोल निकलेंगे। सो 28 किलो मोल को चेंज करने के लिए मैं 1000 को ऊपर लिए ले रहा हूँ, इतने मोल हैं मेरे पास, ठीक है। n की वैल्यू ये है। r की वैल्यू कितनी होती है? r की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, और ये होती है मोल पर जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन में दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। तो r की वैल्यू आप याद रखिएगा। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और आप ये वैल्यू ले रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप किलो मोल में रखेंगे या नहीं रखेंगे, सभी को एक ही यूनिट में आपको रखना होगा। सो डेल्टा एस कितना आ गया? 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 8.314। यहाँ पे आ जाएगा एल एन 1/5 का मतलब है 0.2, इजंट इट? यही तो होगा। अभी एल एन 1.5 एल एन 0.2 की वैल्यू होती है -1.609। ओके, तो पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8314 हो जाएगा। तो 3 इंटू 8314 डिवाइडेड बाई 28 इंटू एल एन 0.2 की वैल्यू होती है -1.609। ओके, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? मैं सीधे कैलकुलेट ही कर लेता हूँ कैलकुलेटर से क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। कितना है हमारा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 8314 मल्टीप्लाइड बाई 1.609 डिवाइडेड बाई 28। ये हमारा आ रहा है 1433। ओके, -1433.27 इतना आ रहा है जूल पर केल्विन। ओके, जूल पर केल्विन। एग्जैक्टली तो कोई नहीं है, एक पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में होगा नहीं, माइनस होना चाहिए, -1430। जो क्लोजेस्ट आंसर है वो है हमारा सेकेंड, -1430 जूल पर केल्विन। तो आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में ये फार्मूले होंगे। मैं आपको एक बार कंबाइंड फार्मूला ही बता देता हूँ। अगर आपको यूज़ करना है तो कंबाइंड फार्मूला एक्चुअली डिपेंड करता है, 2 टर्म होते हैं, आपको दोनों टर्म अगर आप याद रखते हो तो अलग अलग प्रोसेस के लिए आप अलग अलग लिख सकते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू होता है एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1। ओके,
ये कंबाइंड फार्मूला है। अब आइसोथर्मल है तो आप Ln1 हटा देते हैं, सिर्फ एक टर्म रह जाता है आपके पास। इस तरीके से आप फार्मूला ड्राइव करते हो इसी से, ठीक है। ये कंबाइंड फार्मूला है, आप इसको याद रख सकते हो। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का है। सिमिलरली आप वॉल्यूम को हटा के P2 बाई P1 P1 बाई P2 कर देना, तो वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर का आ जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन इन ए कैंटिलीवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके। तो जो डिप्रेशन ऑफ कैंटिलीवर होता है उसका फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू W L क्यूब डिवाइडेड बाई 3 यंग मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। W क्या है आपका? W है आपका लोड, W आपका लोड है, L आपकी कैंटिलीवर की लेंथ है जो कि क्वेश्चन में पूछा है बार बार, Y आपका यंग मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस, और जो I है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो किसके प्रोपोर्शनल है? क्यूब ऑफ लेंथ की, यानी जो हमारा थर्ड आंसर है वो हमारा सही है। जो डेल्टा है वो हमारा प्रोपोर्शनल टू L क्यूब है। डन। 20 क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा इज 0.95 फॉर ए ट्रांजिस्टर, व्हाट विल बी बीटा, ओके। अल्फा आपको पता है करंट गेन होता है हमारा कॉमन बेस का, मुझे टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ, मैं आपको सारे फॉर्मूले ही बता दे रहा हूँ। जो बीटा हमारा होता है वो होता है कॉमन इमीटर का, ओके। अब इनमें फार्मूला कैसे निकलता है? जो हमारा अल्फ़ा होता है वो एक्चुअली होता है IC डिवाइडेड बाई IE के, और जो बीटा होता है वो हमारा होता है IC डिवाइडेड बाई IB के, ओके। अब आप याद ये रखना कि जो बीटा होता है वो हमेशा बड़ा होता है अल्फ़ा से, ओके। यानी जो डिनोमिनेटर टर्म है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होगा वो बीटा का हमेशा छोटा होगा, इसलिए बीटा इज इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा होता है वो होता है बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। ये मैं फार्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। अब निकालना क्या है? हमें बीटा निकालना है, तो बीटा इज इक्वल्स टू 0.95 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.95, और आप लिख सकते हो 0.95 डिवाइडेड बाई 0.05। सो 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी आपका बीटा आ गया 19, ओके। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। बीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी येलो रखता हूँ, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। आपको अल्फ़ा और बीटा में से ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो आप इन दोनों फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ओके। 21st क्वेश्चन, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे फोटोन व्हेन इट सफर्स स्कैटरिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बाय ए सुटेबल मैटर, ओके। अब ये कॉम्पटन शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, सॉरी, जो हमारा कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला है वो क्या है? डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन C 1 माइनस कॉस थीटा। ये है आपका फॉर्मूला। अब टाइम बचाने के लिए H अपॉन MEC को याद कर लीजिएगा। H अपॉन MEC की वैल्यू होती है 2.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत ही कमी है। 2.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 1 माइनस कॉस 90 0। सो बेसिकली आपका यही हो जाएगा आंसर।
इस -12 की जगह -2 लिख दिया, क्षमा चाहते हैं, -12। अब अगर आप इसको -10 करना चाहते हो तो आपको 0.0242 इंटू 10⁻⁻10 लिखना होगा, तब जाके एंगस्ट्रॉम में बदलेगा, यानी आपकी जो कॉम्पिटेंस शिफ्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.024 एंगस्ट्रॉम। यानी हमारा कौन सा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है थर्ड। ओके, तो आपको फार्मूला याद रखना है कॉम्पिटेंस शिफ्ट का, जो कि आपका कौन सा है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू H/MEC 1 - cos थीटा। टाइम बचाने के लिए H/MEC को याद रखिएगा, क्योंकि 9.1 × 10⁻31 ये सब करने में आपका बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए 2.42 × 10⁻12 मीटर ये कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। 22nd क्वेश्चन पूछा है, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू कोएक्सियली सेपरेटेड लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 having equal dispersive power to be achromatic, their separation should be। इसे क्वेश्चन और आ चुका है जिसमें सेपरेशन 0 दे दी थी और बोल दिया था डिस्पर्सिव पावर का जो रिलेशन है वो बताओ, ठीक है। इसमें सेपरेशन लेनी है, इसलिए आपको याद रखना है कि आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म क्या होती है, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म फॉर थिन लेंसेज जो सेपरेटेड हैं, ठीक है, जिनके बीच में सेपरेशन है। फार्मूला होता है ω1/f1, ω1 ω2 ये डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है, प्लस ω2/f2 इज इक्वल्स टू d जो सेपरेशन है, ω1 + ω2 डिवाइडेड बाई f1 f2, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डिस्पर्सिव पावर सेम है, यानी ω1 ω2 सेम है, ω1 इज इक्वल्स टू ω2, ठीक है, ω1 ω2 सेम रख दो। सो ω डिवाइडेड बाई f1 प्लस ω डिवाइडेड बाई f2 इज इक्वल्स टू d, ये हो जाएगा 2ω डिवाइडेड बाई f1 f2, करेक्ट। यहाँ से ओमेगा हम कैंसिल लेके काट सकते हैं, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 2d/f1 f2। आपको पता है इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2/f1 f2 इज इक्वल्स टू 2d डिवाइडेड बाई f1 f2 कैंसिल कर दो तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारा सेपरेशन एक्रोमेटिज्म की कंडीशन में, जबकि हमारी डिस्पर्सिव पावर सेम है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है सेकंड। ओके, तो आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है W1/f1 प्लस W2/f2 इज इक्वल्स टू d ω1 प्लस ω2 W नहीं ω/f1 f2, ठीक है, जहाँ ω1 ω2 क्या है, हमारी ये डिस्पर्सिव पावर है। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें सेपरेशन लिखा हुआ था, जो थिन लेंस हैं वो एकदम चिपके हुए रखे हैं, तो आपको d ले लेना है 0, तो ये जो साइड है ना आपकी पूरी ये हो जाएगी 0। सो ω1/f1 प्लस ω2/f2 इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंट कंडीशन दी हुई थी, ω1/f1 प्लस ω2/f2 नॉट इक्वल्स टू 0 और माइनस इज इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो, इसी फार्मूले से बगैर निकाल सकते हो सारे। 23rd, a 10 volt battery of negligible internal resistance is connected to 50 ohm resistance coil, the heat produced in 1 hour। ओके, हमें पता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फार्मूला होता है I² RT। आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, I इज इक्वल्स टू होता है V/R, यानी हम लिख सकते हैं H इज इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाई R² इंटू RT। R कैंसिल हो गया, यानी हमारा फार्मूला आ गया V² डिवाइडेड बाई R इंटू T, करेक्ट। अब रख देते हैं वैल्यूज़। V² का मतलब है 100,
R का मतलब है 50 और T का मतलब है 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से हम लिख सकते हैं 20, 36 दूनी हो गया 72 और डबल जीरो जूल, यानी हीट कितनी प्रोड्यूस हुई 7200 जूल, यानी सेकंड आंसर सही है। छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से सॉल्व हो जाता। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई वेव थ्योरी। देखो पोलराइजेशन हो, चाहे डिफ्रैक्शन हो, चाहे इंटरफेरेंस हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो, ये सभी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पार्टिकल नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो दिल्ही आवृत्ति हो यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो, चाहे स्पॉन्टेनियस एमिशन हो, ये सारी चीज़ें हमारी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती हैं। इसलिए कौन सा इफेक्ट है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। 25th क्वेश्चन, इफ ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इज ड्रॉप्ड इनटू ए टनल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो एसएचएम करता है, अगर आप अपनी अर्थ में एक पूरा आर पार छेद कर दो, ओके, और एक पार्टिकल को यहाँ से डाल दो, तो वो क्या करेगा, वो एसएचएम करने लगेगा, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, तो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसे ही हम अगले 25 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन बहुत ही शुभ हो। आपको सारे फार्मूले एक पेपर में लिख लेने हैं ईयर वाइज, और उनको याद करके जाना है। आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप ड्राइव करें, कोशिश करें कि कुछ चीज़ों के आप शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रखें ताकि आप जल्दी से कर सकें। ओके, बाय बाय।